तो आज का जो हमारा टॉपिक है, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत डिमांडेड टॉपिक है। प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड इन एचएल एंड लैब। होम लोन और लैब में किस-किस तरह के प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट आते हैं हमारे पास और क्या डिफरेंस है अलग-अलग तरह की डीड में और कौन से हम मॉर्गेज के लिए प्रेफर करते हैं, कौन से हम अवॉइड करते हैं। तो आज उसके ऊपर बात करने वाले हैं। तो बेसिकली 2 तरह के डॉक्यूमेंट्स आते हैं हमारे पास। एक होते हैं फ्री होल्ड, एक होते हैं लीज होल्ड। अब इसमें अलग-अलग तरह की डीड्स आती हैं, कॉमन टाइटल डीड्स इन एचएल एंड लैब। ये भी अपन डिस्कस करेंगे आगे इस वीडियो में। उसके साथ-साथ कुछ और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, जो कि हम इन डीड के साथ भी लेते हैं। जैसे ये लिस्ट है यहाँ पे। अभी एक-एक करके हम आएँगे इनमें, पर आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि जैसे वाटर बिल हो गया, पीटीआर हो गई, चेन ऑफ डॉक्यूमेंट्स हो गए, ये सब कुछ हम लेते हैं। और लास्ट में क्रेडिट मैनेजर्स के लिए स्पेशली कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कवर किए। तो स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। हाँ, पहला पार्ट है अपना फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी क्या होती है? ओनर हैज कंप्लीट ओनरशिप राइट ओवर लैंड एंड बिल्डिंग, जिसके ऊपर ओनर का कंप्लीट राइट होता है। जैसे नॉर्मल आप और हम हैं, हमारा जो घर है, अगर वो घर की रजिस्ट्री हमारे पिताजी के नाम पे है या हमारे नाम पे है, और वो किसी सोसाइटी के अंडर में नहीं आता या किसी गवर्नमेंट सोसाइटी के अंदर नहीं आ रहा, तो वो हमारा ये अपना फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कहलाएगा, जिसमें पूरा राइट आपके पास है कि आप उसको बेचो और उसको कहीं पे मॉर्गेज कर दो, ट्रांसफर कर दो। उसके लिए आपको न किसी न कहीं गवर्नमेंट की एनओसी की जरूरत है, ना ही किसी बिल्डर की जरूरत है, बिल्डर की एनओसी की जरूरत है, किसी से पूछने की कोई जरूरत नहीं। उसमें आपका पूरा फ्री होल्ड है, आप उसके पूरे मालिक, पूर्ण स्वामित्व संपत्ति, जो कि इसका हिंदी मतलब होता है। आगे की लाइन वही कह रही है, नो गवर्नमेंट और अथॉरिटी परमिशन इज रिक्वायर्ड टू सेल, ट्रांसफर और मॉर्गेज। गवर्नमेंट की कोई परमिशन और किसी भी तरह की अथॉरिटी परमिशन रिक्वायर्ड नहीं है इसको बेचने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए और मॉर्गेज करने के लिए। दीज ऑल काइंड्स ऑफ प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। अब किस किस तरह की इसमें प्रॉपर्टी है, तो कुछ कॉमन एक्सेप्टेबल प्रॉपर्टीज टाइप है यहाँ पे। पहला है इंडिपेंडेंट हाउस विथ रजिस्टर्ड सेल डीड। इंडिपेंडेंट हाउस, जो कि मैंने आपको बताया, आपका खुद का घर या इंडिपेंडेंट हाउस जिसमें आपकी टोटल ओनरशिप आपकी ही है, जिसकी रजिस्टर्ड सेल डीड है, आपके पास सेल डीड है उसकी। फिर आता है रीसेल फ्लैट इन रेरा अप्रूव्ड सोसाइटी। जो गवर्नमेंट से अप्रूव्ड सोसाइटी है, उन पे अगर आपका कोई फ्लैट है उसको भी आप बेच सकते हो, खरीद सकते हो, वो भी इसकी के अंडर आता है, फ्री होल्ड के अंदर। बिल्डर फ्लोर विथ कंप्लीशन सर्टिफिकेट। आपने किसी बिल्डर से फ्लोर लिया था, अब कंप्लीट हो गया है, पूरा पोजीशन आपको मिल चुका है उस फ्लैट का, तो अब बिल्डर का उससे कोई लेना देना नहीं। तो ये भी आपका कहलाएगा फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। म्युनिसिपल अप्रूव्ड प्रॉपर्टीज विद कन्वीनियंस। जो पहले म्युनिसिपल अप्रूव्ड प्रॉपर्टीज हैं, जो जो आपकी म्युनिसिपालिटी है या आपका घर जहाँ पे भी, जिस जैसे नगर निगम हो गया, नगर पालिका हो गया, जिसके अंडर पे भी आता है, जो अप्रूव्ड है वो एरिया, बेसिकली दो तीन तरह के एरिया रहते हैं जो कि अलॉटेड रहते हैं हर शहर के अंदर। इंडस्ट्रियल एरिया, रेसिडेंशियल एरिया, कॉमर्शियल एरिया। तो आपका जिस भी तरह के एरिया के अंडर में आती है आपकी प्रॉपर्टी, म्युनिसिपल अप्रूव्ड है और आपकी उसमें डीड है, प्रॉपर कन्वीनियंस डीड है, तो उसके लिए किसी से कोई परमिशन की जरूरत नहीं है। पंचायत रजिस्ट्री फ्लैट विद प्रॉपर चेन केवाईसी यूटिलिटी। ये भी रजिस्ट्री है जो कि ग्राम पंचायत के अंदर पे कभी रजिस्ट्री होती है, तो उसके प्रॉपर चेन डॉक्यूमेंट आ जाते हैं, केवाईसी और यूटिलिटी बिल। यूटिलिटी बिल वहाँ पे इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपको ओनरशिप अच्छे से कन्फर्म हो जाए। तो यहाँ पर भी किसी की परमिशन या कोई ओनरशिप एनओसी की जरूरत नहीं है, आप इसके मालिक हो। तो अगर ऐसी कोई प्रॉपर्टी आती है तो आप मॉर्गेज कर सकते हैं, वो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी के अंदर जाएगी। अभी टाइप ऑफ प्रॉपर्टी अपन आगे देखेंगे। ये हो गया पहला कि फ्री होल्ड क्या होता है। फिर सेकंड टाइप ऑफ प्रॉपर्टी जो हमारे पास आती है वो लीज होल्ड प्रॉपर्टी आती है। मैंने दो पार्ट में ही डिवाइड किया है, कुछ फ्री होल्ड में आ रही है, कुछ लीज होल्ड। इसके बाहर की कोई आती ही नहीं, इन्हीं के अंदर की प्रॉपर्टीज रहती है। लीज होल्ड प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? पट्टे पर ली गई संपत्ति जो एक समय के लिए दी गई है। ओनरशिप लाइज विद अ गवर्नमेंट अथॉरिटी एंड इंस्टीट्यूशन। गवर्नमेंट अथॉरिटी से आपने लीज पे ली हुई सकती है, या आपके कस्टमर ने जो भी आ रहा है आपके पास, और या किसी इंस्टीट्यूट से लेकर के रखा है। ओनर हैज पोजीशन फॉर अ फिक्स्ड पीरियड। ओनर को पोजीशन दिया गया है उस प्रॉपर्टी को यूज करने का एक फिक्स्ड टाइम पीरियड के लिए। 99 ईयर्स, 30 ईयर्स, ज्यादातर 30 ईयर्स आपको देखने को मिलेगा। अगर कुछ बड़ी प्रॉपर्टी है या कॉमर्शियल प्रॉपर्टी, तो वहाँ पे 99 ईयर्स का भी रजिस्टर आपको मिल जाएगा, वहाँ पे लीज एग्रीमेंट मिल जाएगा। मॉर्गेज और ट्रांसफर नीड्स अथॉरिटी एनओसी। देखिए इसको बोल्ड किया है मैंने कि यहाँ पे आपको एनओसी लगेगी अथॉरिटी की। अथॉरिटी मींस अगर या तो गवर्नमेंट के अंडर पे आ रही है तो गवर्नमेंट की एनओसी लगेगी,
या किसी इंस्टीट्यूट के अंडर आए तो उसकी भी एनओसी लगेगी। अब इसमें क्या क्या आता है हमारे पास, जैसे फ्लैट अलॉटेड बाय डीडीए, ये दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी है शायद। हाँ, इसका फुल फॉर्म यही है, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, जीडीए एचडीडीए, ये आप गूगल पे डालोगे तो फुल फॉर्म आपको पता चल जाएगा। फ्लैट अलॉटेड बाय डीडीए, इसका सिंपल सा मतलब है जो सरकार है उसके तरफ से जो फ्लैट अलॉट किए गए हैं उनको अगर आप मॉर्गेज करने जाते हो तो वहां पर आपको एनओसी लगेगी उस पर्टिकुलर गवर्नमेंट। सेकंड है हाउसिंग बोर्ड, जो हमारे एमपी यूपी में बहुत चलता है। हाउसिंग बोर्ड के जितने भी फ्लैट हैं, आप कभी भी वो केस करो, उसको मॉर्गेज करो, वहां पे आपको एनओसी मैंडेटरी, एनओसी टू मॉर्गेज, एनओसी टू, हाँ मतलब आप उसको मॉर्गेज कर सकते हो, इसके लिए आपको उनसे एनओसी लेनी पड़ेगी। एनओसी टू मॉर्गेज मैंडेटरी है इस तरह के केसेस। फिर है बिल्डर फ्लैट कंस्ट्रक्टेड और लीज होल्ड लैंड विथ एनओसी। बिल्डर फ्लैट कंस्ट्रक्टेड, जो बिल्डर ने बना करके फ्लैट दिया है लीज होल्ड लैंड पे, उसको उसके पास एनओसी थी कि उस लैंड पे वो बना सकता है फ्लैट, उसने आपको फ्लैट बना करके दिया है। अगर आप कर रहे हो इस तरह के केसेस तो आपको एनओसी चाहिए रहेगी। सोसाइटी लीज होल्ड फ्लैट विद ट्रांसफर परमिशन, कोई सोसाइटी है जिसने लीज होल्ड फ्लैट्स दिए हैं तो वहां पर भी आपको ट्रांसफर परमिशन लगेगी विद ट्रांसफर परमिशन। इस तरह की भी प्रॉपर्टी आपके पास आएंगी, सोसाइटी लीज होल्ड फ्लैट्स विद ट्रांसफर परमिशन। फिर है रिलीजियस ट्रस्ट, बोर्ड लीज प्रॉपर्टी, वक्फ एक्ट जो अभी चल रहा था, एंडोमेंट, ये वाली प्रॉपर्टियां आप अवॉइड करो, क्योंकि इसमें बहुत प्रॉब्लम आती है। अगर इन केस कभी कुछ होता है, केस फट जाता है या पेमेंट नहीं आती है तो आप इनका पोजीशन लेने में बहुत दिक्कत आती है, तो अवॉइड करिए इस तरह के केसेस, ये प्रॉपर्टी अवॉइड करिए। फिर आता है कॉमन टाइटल डीड इन एचएलएन लैब। अब इसको मैंने थोड़ा सा कैटेगराइज किया है, एक तो हिंदी पे लिख दिया है, दूसरा फ्री होल्ड में कौन सा आ रहा है, लीज होल्ड कौन सा है, और कौन कौन से एचएल लैब दोनों में यूज होते हैं, कौन से लैब और एचएल में यूज होते हैं। तो पहला है इसमें सेल डीड, जो कि सबसे नॉर्मल, सबसे ज्यादा, सबसे कॉमन डॉक्यूमेंट है जो आपके पास आता है। लगभग हर ज्यादातर केसेस में सेल डीड ही आता है। इंडिपेंडेंट हाउस, फ्री होल्ड, एचएल लैब दोनों में यूज होती है। लीज डीड, लीज डीड कब आएगी, जो अभी मैंने ऊपर आपसे लीज होल्ड प्रॉपर्टी का डिस्कशन किया, तो इसमें आपके पास लीज डीड आएगी, तो उसमें भी दोनों चीजें होती हैं, एचएल और लैब, और ये लीज होल्ड प्रॉपर्टी के अंदर आती है। थर्ड है कन्वीनियंस डीड, ये फ्री होल्ड कहलाती है, एचएल एंड लैब के अंदर आती है। ये कन्वीनियंस डीड और सेल डीड में ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। कन्वीनियंस डीड का सिंपल सा मतलब इतना है कि आपने किसी अथॉरिटी से अभी इसको ट्रांसफर करा लिया है, मतलब जो प्रॉपर्टी पहले एक लीज होल्ड प्रॉपर्टी कहलाती थी उसको ट्रांसफर करा के फ्री होल्ड प्रॉपर्टी में कन्वर्ट करके किसी एक आदमी को बेच दिया गया है। तो वहां पे एग्जीक्यूट होती आप कन्वीनियंस डेट एग्जीक्यूट होती है। देखने में आपको सेल डीड और कन्वीनियंस डेट ऑलमोस्ट सेम लगेंगी, पर इसमें छोटा सा यही डिफरेंस है कि ये पहले लीज होल्ड प्रॉपर्टी थी, अभी इसको ट्रांसफर कर दिया गया फ्री होल्ड ओनर के ऊपर, ट्रांसफर हो गया बेसिकली प्रॉपर्टी टाइप। तो ये कन्वीनियंस डेट कहलाती है और इसमें कोई डिफरेंस नहीं। अलॉटमेंट लेटर, आप इसको ट्रीट कर सकते हो जैसे सेल डीड वैसे ही है, कोई डिफरेंस है नहीं। फिर है अलॉटमेंट लेटर, लीज होल्ड एचएल लैब। अलॉटमेंट लेटर जब किसी गवर्नमेंट ओन्ड प्रॉपर्टी का अलॉटमेंट लेटर आपको मिलता है, फॉर एग्जांपल कोई बिल्डर बिल्डर डेवलपमेंट यूनिट है, कोई आप बिल्डर से प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, वो बना रहा है, उसने आपको अलॉटमेंट लेटर दे दिया, अभी पोजीशन नहीं मिला क्योंकि कंप्लीट नहीं हुई, जब वो कंप्लीट होगी तब आप उसका पोजीशन ले लोगे, तो उसमें अलॉटमेंट अलॉटमेंट लेटर में सारी चीजें मेंशन होती हैं। और आपको इसमें तभी कॉल लेनी है जब ये गवर्नमेंट से रिलेटेड, ये किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट अगर करके दे रहे हो तो मत लेना उस पर, गवर्नमेंट का है तो फिर सही है। आगे बात करेंगे इसके बारे में, आगे है डिटेल। फिर है पोजीशन लेटर, पोजीशन लेटर मीन सेम कि आपको मिल गई या उसका अधिकार मिल गया उस प्रॉपर्टी पे रहने का, पोजीशन लेटर कहलाता है। ये प्रॉपर्टी टाइप नहीं है कोई। फिर आता है गिफ्ट डीड। गिफ्ट डीड आप सब जानते हैं, दान पत्र, फैमिली मेंबर्स दान कर देते हैं प्रॉपर्टी। रिलिंक्विशमेंट डीड, परित्याग पत्र, कोई अपना हक अपने दूसरे के, जैसे फॉर एग्जांपल फादर के नाम पे प्रॉपर्टी थी, आज वो एक्सपायर हो गए हैं, तो प्रॉपर्टी का एरिया कुछ एक भाई के नाम पे है, कुछ दूसरे भाई के नाम पे है। अब दूसरे भाई को जरूरत है, वो लोन ले रहा है या उसको उस घर पे रहना है, और एक भाई के पास ऑलरेडी दूसरा घर। अब इन दोनों ने आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की कि भाई अपना वाला हिस्सा मुझे दे दे, तेरे पास तो पहले से ही घर है, वो वहां पे रहे, मैं यहाँ पे रह लेता हूँ। तो ये जब अपना अपना हिस्सा इसके नाम पे ट्रांसफर करेगा तो वो कहलाएगा रिलिंक्विशमेंट डीड, परित्याग पत्र, कि हाँ आपका जो हिस्सा था आपने सामने वाले को दे दिया, तो ये परित्याग पत्र, वहां पे ये वाली डीड एग्जीक्यूट होती है। ये देखिए लैप, फैमिली, बने बनाए घर पे ये चीजें होती हैं, इससे लैप में जाएगा। पार्टीशन डीड, जस्ट अपोजिट, कि कोई प्रॉपर्टी है उसके दो मतलब एक तरह से बंटवारा हो गया, विभाजन हो गया, कि कोई एक 100
500 स्क्वायर फीट की प्रॉपर्टी थी, दो भाई थे, एक ने 250 ले लिया, एक ने 250 ले लिया, तो वहां पे पार्टीशन डीड एक्सक्यूट हो कि इतना इतना हिस्सा बांट दिया गया है। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये चेक करना पड़ेगा डिमार्केशन वगैरह कि कितना हिस्सा किसके हिस्से में आ रहा है प्रॉपर। ओनरशिप डीड, संयुक्त स्वामित्व विलेख, फैमिली मेंबर ही हस्बैंड वाइफ आपस आपस में एक दूसरे को ओनरशिप कर लेते हैं। ये पट्टे की प्रॉपर्टी में ज्यादा होता है, जो पुराने कहीं पे पट्टे की प्रॉपर्टी है, कई सारे बैंक पट्टे की प्रॉपर्टी पे डील करते हैं। तो अब वो पट्टा मॉर्गेज ना करके वो लोग ये प्रेफर करते हैं कि अपन एक कोई रजिस्टर्ड डीड मॉर्गेज करें। तो वो कस्टमर को सजेस्ट करते हैं कि आप ओनरशिप करवा लो, कि अगर हस्बैंड के नाम पे तो हस्बैंड ने वाइफ को भी उसी प्रॉपर्टी ओनरशिप में ऐड कर लिया, दोनों उस प्रॉपर्टी के ओनर। तो एक रजिस्टर्ड डीड आ जाती है बैंक के पास, थोड़ा इजी हो जाती है चीज। जीपीए, पावर ऑफ अटर्नी, की पावर ऑफ अटर्नी रहती है किसी के पास, प्रॉपर्टी दूसरे की है, उसने किसी को पावर ऑफ अटर्नी उसको हक दे दिया है कि आप मेरी प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हो। उसमें पूरी पावर ऑफ अटर्नी में प्रॉपर पावर मेंशन रहते हैं कि क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, क्या लिमिटेशन है, क्या राइट्स हैं, कितनी पावर दी गई, कितने समय के लिए दी गई, ये सब आपको चेक करना है। आगे डिटेल में समझते हैं। सेल डीड, कॉपी ऑफ रजिस्टर्ड सेल डीड, वही सेल डीड जो आपके पास आती है, विक्रय क्रय पत्र, उसमें सब प्रॉपर लिखा रहता है। प्रीवियस चेन ऑफ ओनरशिप, क्या आपको इसकी पूरी प्रीवियस चेन देखनी है, लास्ट 30 ईयर्स और 2-3 डील्स। 30 ईयर्स है कि कुछ गवर्नमेंट बैंक हैं जो 30 ईयर्स का फॉलो करते हैं, पर ज्यादातर बैंक 13 साल की ही डिटेल चेक करते हैं, तो आप वही लेकर के चलो। फिर है म्यूटेशन डॉक्यूमेंट, नामांतरण, जिसमें दिख रहा होता है कि ये प्रॉपर्टी इस आदमी के नाम पे ट्रांसफर कब हुई थी, क्या प्रोसेस, मतलब कितना टाइम लगा था, कब रजिस्ट्री हुई थी, इसके नाम पे ट्रांसफर हो गई है या नहीं, ये ट्रांसफर का प्रॉपर प्रूफ है। नामांतरण मीन्स कि इसके नाम पे प्रॉपर्टी आ चुकी। फिर है पीटीआर, प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट, प्रॉपर्टी का टैक्स जा रहा है, ये आपको चेक करना है, लेना है उससे। लेटेस्ट यूटिलिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, वाटर का बिल, ये लेना है। मैप अप्रूवल, कंप्लीशन सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, अगर किसी केस में मैप अप्रूवल की जरूरत है तो वहां पे आपको लेना है, अगर नहीं है तो कोई जरूरी नहीं। फिर है सेकंड लीज डीड, लीज डीड लीज होल्ड प्रॉपर्टी की बात हो रही है। कॉपी ऑफ रजिस्टर्ड लीज डीड, लीज डीड में प्रॉपर मेंशन होगा कि ये प्रॉपर्टी का लीज कितने टाइम का है। आपको उसका पीरियड जरूर चेक करना है, एज अ क्रेडिट आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है लीज डीड में ये चेक करना कि ये प्रॉपर्टी की लीज अभी कितने टाइम के लिए कस्टमर के पास बची हुई है। फॉर एग्जाम्पल कोई केस है जिसमें 2000 में उसने लीज डीड करवाई थी, अब 30 साल के लिए था, तो आज हम कब बात कर रहे हैं, 2025 में, ऑलरेडी 25 साल हो चुके हैं, तो 5 साल की लीज और बची हुई है। तो ये आपको पता होना चाहिए, चेक करना। अब वो लेकर के आ गया कि मुझे 15 साल के लिए लोन चाहिए, तो अगर आपने नहीं ध्यान दिया, आपने नहीं चेक किया, तो गलत फंडिंग हो जाएगी। वहां पे आपको लीज का पीरियड जरूर चेक करना है। फिर है सेकंड अलॉटमेंट लेटर फ्रॉम अथॉरिटी, वही इसी का पार्ट है कि अलॉटमेंट लेटर होना चाहिए, पोजेशन लेटर होना चाहिए, अथॉरिटी एनओसी फॉर मॉर्गेज, एनओसी होनी चाहिए मॉर्गेज करने की, लीज पेमेंट रिसिप्ट इफ लीज रेंट इज पेंडिंग, अगेन कि अगर आपको उसमें लीज डीड में दिख रहा है कि इसका लीज एक्सपायर हो गया है या लीज पेंडिंग है, लीज का रेंट पेंडिंग है, कस्टमर बोल रहा है मैंने दे दिया है, तो वहां पे आप कैसे वेरीफाई करेंगे, आप उससे लीज पेमेंट रिसिप्ट मांगिए कि भाई दिया है तो मुझे दिखा, कैसे पेमेंट किया है। एक्सटेंशन कन्वर्जन लेटर इफ लीज कन्वर्टेड टू फ्री होल्ड, अगेन वही बात है कि अगर लीज वाली प्रॉपर्टी थी और फ्री होल्ड में कन्वर्ट हो गई है तो उसका आपको डॉक्यूमेंट चाहिए। यूटिलिटी बिल इन बोरोवर नेम, कि जो यूज कर रहा है उसके नाम की यूटिलिटी बिल होने चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वायर बिल, वाईफाई बिल, ये सारे उसके नाम पे होने चाहिए। फिर है ट्रांसफर परमिशन लेटर इफ ट्रांसफर, अगर ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई है वन यूजर टू अनदर यूजर, अनदर वन ओनर टू अनदर ओनर, तो उसका ट्रांसफर और परमिशन लेटर आपको चाहिए। फिर आता है अलॉटमेंट लेटर, अब ये वही है, गवर्नमेंट से अगर मिल रहा है तो ही आप करिए, अदरवाइज अवॉइड करिए, है ना, जब तक प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं आ जाता। अलॉटमेंट लेटर, ओरिजिनल अलॉटमेंट लेटर, ओरिजिनली देखिए। पोजेशन लेटर, पोजेशन तो अभी नहीं मिलेगा, बाद में मिलता है। अथॉरिटी एनओसी फॉर मॉर्गेज, ये एनओसी लीजिए कि भाई ये प्रॉपर्टी मॉर्गेज करने की परमिशन दे रही है अथॉरिटी, गवर्नमेंट लीज होल्ड प्रॉपर्टी है तो उसका एनओसी लगेगा यहाँ। पेमेंट रिसिप्ट, इंस्टॉलमेंट प्रूफ, अब फॉर एग्जांपल 10 लाख की प्रॉपर्टी लेने वाला है कस्टमर, जिसमें उसने 2 लाख रुपए दे दिया, 8 लाख उसे और चाहिए, तो 2 लाख रुपए के बेस पे गवर्नमेंट बॉडी ने उसको एक अलॉटमेंट लेटर दे दिया है कि इस सोसाइटी में ये एरिया, ये प्लॉट नंबर, ये फ्लैट नंबर जो भी है, ये हम आपको अलॉट कर रहे हैं, कि अब ये आपका होगा जब ये कंप्लीट हो जाएगा तब, जिसके बिहाफ में आपने हमको इतना इतना पेमेंट कर दिया है,
हम इतने समय में आपको ये बना करके दे देंगे, आपका इतना पैसा बाकी है, हमें आपसे इतने समय पे लेना है। ये सारी कंडीशन आपको अलॉटमेंट लेटर पे मिलेगी। प्रॉपर आपको चेक करना है, पढ़ना है, क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये अलॉटमेंट लेटर। पेमेंट रिसिप्ट कि उसने पेमेंट उसको कैसे दी, ये आप वेरीफाई करो। बैंक स्टेटमेंट चेक कैसे दिया है, आपको चेक करना है। कंप्लीशन सर्टिफिकेट, ऑक्यूपेंसी प्रूफ, अगर अलॉटमेंट लेटर दिया था पहले, अब वो कंप्लीट हो गया, तो आपने ये चेक करना है कि ऑक्यूपेंसी प्रूफ कि वहां पे रहने लगा है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट कंप्लीट हो गया है या नहीं, ये वेरीफाई करना है। ट्रांसफर म्यूटेशन प्रूफ, उसके नाम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई या नहीं, वो आपको चेक करना है। म्यूटेशन प्रूफ चाहिए। रजिस्टर्ड कन्वीनियंस डीड, अब अलॉटमेंट लेटर तो पहले आ गया जब प्रॉपर्टी कंप्लीट नहीं हुई थी। अब प्रॉपर्टी कस्टमर के नाम पे आ गई है, तो उसके लिए कौन सी डीड एग्जीक्यूट होगी, कन्वीनियंस डीड। ये जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि जब लीज होल्ड प्रॉपर्टी कन्वर्ट होती है तो वहां पे कन्वीनियंस डीड होती है, सेल डीड नहीं होती। इफ एग्जीक्यूटेड लेटर बाद में ही होती है, तो आपको लेना है कस्टमर से। फिर है कन्वीनियंस डीड, अगेन उसी के ऊपर बात कर रहे हैं। फ्री होल्ड गवर्नमेंट टू ओनर, रजिस्टर्ड कन्वीनियंस डीड, गवर्नमेंट से आ गई ओनर के नाम पे, फ्री होल्ड हो गई प्रॉपर्टी। अर्लियर लीज अलॉटमेंट डॉक्यूमेंट, इसके पहले ये क्या थी, लीज लीज प्रॉपर्टी थी। आज की डेट पे हो गई है फ्री होल्ड, कन्वीनियंस डीड एग्जीक्यूट हो गई है। तो आपको प्रीवियस अर्लियर लीज डॉक्यूमेंट भी चाहिए। ये प्रॉपर्टी का पहले, जैसे अपन नॉर्मल केसेस में चैन डॉक्यूमेंट लेते हैं, लिंक डीड लेते हैं, तो ये एक तरह से आप इसकी लिंक डीड समझ लो कि पहले लीज होल्ड प्रॉपर्टी थी तो अपन को चेक करना पड़ेगा। फिर इसके नाम पे ट्रांसफर होकर के कन्वीनियंस डीड हुई है। अब आज की डेट में फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। कन्वर्जन अप्रूवल कॉपी, लीज टू फ्री होल्ड, अगेन सेम बात है कि भाई लीज से फ्री होल्ड में कन्वर्ट हुई है प्रॉपर्टी, तो आपको कन्वर्जन अप्रूवल कॉपी चाहिए। पोजीशन लेटर, अगेन कि वो रहने लगा है वहां पे, उसका पोजीशन ले लिया है। टैक्स रिसिप्ट यूटिलिटी, कि टैक्स भर रहा है तो टैक्स रिसिप्ट चाहिए, पीटीआर वगैरह। और यूटिलिटी, बिजली का बिल हो गया, पानी का बिल हो गया, यूटिलिटी बिल हो गया। गिफ्ट डीड, रजिस्टर्ड गिफ्ट डीड ही चलेगी। गिफ्ट डीड के किसी दूसरे को अपनी प्रॉपर्टी दान पत्र। डोनर और डोनी, डोनर मीन्स जो दे रहा है, अडोनिमस जिसको मिल रही है, उनकी केवाईसी चाहिए। चेन डॉक्यूमेंट टू चेक हाउ डोनर गॉट इट, चेन डॉक्यूमेंट इसलिए यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो जो प्रॉपर्टी दान दे रहा है वो उसके पास कैसे है, उसका प्रूफ वो आपको चाहिए, वो कहलाता है चेन डॉक्यूमेंट। फिर है यूटिलिटी बिल, टैक्स रिसिप्ट, डोनीज नेम। यूटिलिटी बिल, अगेन बिजली का बिल हो गया, वाटर बिल हो गया। पोजीशन लेटर ऑप्शनल, अगर लग रहा है कि भाई उसने ट्रांसफर कर दिया, अब जिसको दिया है वो रहने लगा है वहां पे, मतलब दान दे दिया, जो जिसको दिया वो रहने लगा या नहीं, ऑप्शनल है, लेना चाहो ले सकते हो। अगर कस्टमर कोऑपरेटिव है तो ठीक है, अदरवाइज अवॉइडेबल, कोई दिक्कत नहीं, नहीं भी देगा तो चलेगा। रिलिंक्विशमेंट डीड, ये वही जो मैंने अभी ऊपर बताया था, परित्याग पत्र। दो भाई हैं, एक के हिस्से में प्रॉपर्टी है, वो दूसरे को देना चाहता है, तो अपना जो उसका वाला हिस्सा है वो उसके नाम पे ट्रांसफर करेगा। वहां पे कौन सी डीड एग्जीक्यूट होगी, रिलिंक्विशमेंट डीड, परित्याग पत्र। रजिस्टर्ड चाहिए, रजिस्टर्ड ये डेथ सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिनल ओनर, अगेन वही वाला एग्जांपल, फादर के नाम पे थी, दो भाई हैं, फादर एक्सपायर हो गए, तो फादर एक्सपायर हुए तो उनका डेथ सर्टिफिकेट भी चाहिए। लीगल हायर सर्टिफिकेट के जितने उनके लीगल हायर, जैसे मान लो चार भाई हैं, अब उसमें से एक ट्रांसफर कर रहा है एक दूसरे भाई के नाम पे, बाकी जो दो और हैं उनके भी लीगल हायर सर्टिफिकेट आपको चाहिए कि वो सहमत है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। फिर है फैमिली ट्री, फैमिली ट्री एफिडेविट। फैमिली ट्री क्या है, कितने भाई हैं, कितनी बहन है, वो आपको डिटेल चेक करनी पड़ेगी। एफिडेविट चाहिए कि भाई अपन को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ये ऐसा ऐसा कर रहा है हमारा भाई, अपना हिस्सा इसके नाम पे ट्रांसफर कर रहा है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें फैमिली को कोई दिक्कत नहीं है इससे। यूटिलिटी बिल, टैक्स रिसिप्ट इन एप्लीकेंट नेम, उसके नाम पे होने चाहिए यूटिलिटी बिल्स, यूटिलिटी बिल्स। ओरिजिनल ओनरशिप डॉक्यूमेंट, ओरिजिनल ओनरशिप डॉक्यूमेंट चाहिए कि प्रॉपर्टी जैसे फादर के नाम पे थी तो उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। अब डीड तो अब एग्जीक्यूट हो रही है ना, जब वो अपना हिस्सा ट्रांसफर कर रहा है, पहले तो फादर के नाम पे थी, तो वो भी आपको ओरिजिनल ही चाहिए, तो उसका जरूर ध्यान देना ऐसे केसेस में। फिर है पार्टीशन डीड, पार्टीशन वही बंटवारा जब होता है तो पार्टीशन होता है प्रॉपर्टी का, अलग अलग दे दी जाती है, तो उसकी एक डीड रजिस्टर्ड पार्टीशन डीड होती है कि भाई इतना हिस्सा तेरा, इतना हिस्सा मेरा, और उसका प्रॉपर डिमार्केशन होता है, वो दिखना चाहिए, खड़े होके दिखना चाहिए कि ये अलग पार्ट है, ये अलग पार्ट। प्रीवियस ज्वाइंट ओनरशिप डॉक्यूमेंट, अगेन चेन की बात की जा रही है, जो पहले का डॉक्यूमेंट था जिसमें पूरा हिस्सा आ रहा था, वो हमको चाहिए, प्रीवियस ज्वाइंट ओनरशिप डॉक्यूमेंट। डेथ सर्टिफिकेट, अगेन अगर फादर एक्सपायर हुए थे या मदर के नाम पे प्रॉपर्टी थी वो एक्सपायर हुई थी, फिर बाद में ये विभाजन हुआ, बाद में पार्टीशन हुआ, तो आपको डेथ सर्टिफिकेट लगेगा। अदरवाइज वैसे भी नॉर्मल कई केसेस में होता है, इसमें एक्सपायर होने वाला सीन नहीं है, पर पार्टीशन होता है, तो वहां पे लगेगा, इफ एप्लीकेबल।
लीगल हायर सर्टिफिकेट, फैमिली ट्री, अगेन लीगल हायर के अप्रूवल चाहिए कि उन्हें प्रॉब्लम नहीं है। म्यूटेशन कॉपी आफ्टर पार्टीशन, म्यूटेशन कॉपी मीन्स वही नामांतरण कि जितना जितना दोनों के हिस्से में डिवाइड हुआ है उनका म्यूटेशन, मतलब वो हिस्सा उसके नाम पे ट्रांसफर हो गया, प्रॉपर नामांतरण चाहिए उसका, उसी को कह रहा है यहाँ पे म्यूटेशन कॉपी। यूटिलिटी बिल एंड टैक्स रिसिप्ट, अगेन यूटिलिटी बिल चाहिए, टैक्स रिसिप्ट चाहिए। ओनरशिप डीड मैंने आपको बताई, रजिस्टर्ड को ओनरशिप एग्रीमेंट डीड, हस्बैंड वाइफ आपस में एक दूसरे को प्रॉपर्टी में ऐड कर लेते हैं। कॉमन सेल डीड बोथ नेम्स, सेल डीड एक ही आएगी, दोनों के नाम रहेंगे। सह स्वामित्व पत्र। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम अदर ओनर इफ वन अप्लाइज, अगर कोई एक आ रहा है लोन लेना है, जैसे मान लो हस्बैंड वाइफ के नाम पे, किसी कारण से वाइफ नहीं आ रही डील पे, हालांकि ऐसा होता बहुत कम है, पर अगर किसी कारण से ऐसा हो रहा है तो आपको वहां पे वाइफ की एनओसी जरूर लेनी है कि भाई उनको कोई प्रॉब्लम नहीं कि हस्बैंड इस प्रॉपर्टी को मॉर्गेज कर रहे हैं। यूटिलिटी बिल, टैक्स रिसिप्ट इन ओनर्स नेम उसके नाम पे होने चाहिए। पोजेशन लेटर इंपॉर्टेंट नहीं है। ये पावर ऑफ अटर्नी, इन पे थोड़ा सा ध्यान से काम करो। पावर ऑफ अटर्नी पे अवॉइड और वेरीफाई स्ट्रिक्टली, पहले तो अवॉइड करो, अगर करना ही है, आपके यहाँ पे पॉलिसी है, करते हो आप, तो उसको वेरीफाई स्ट्रिक्टली बड़े ध्यान से चेक करना है। रजिस्टर्ड होनी चाहिए सबसे पहले। एफिडेविट ऑफ पोजीशन और सेल कंफर्मेशन, कि एक एफिडेविट होना चाहिए कि भाई ये प्रॉपर्टी हमने इसके दी हुई है कि तू इसका यूज कर सकता है, और दूसरा इसको बेच सकता है, उसकी जो पावर्स दी गई हैं उसमें पावर ऑफ अटर्नी, इसको बेच सकता है, इसको मॉर्गेज कर सकता है, जो रख रखाव है वो, मतलब एक कंडीशन रहती है पावर ऑफ अटर्नी में प्रॉपर, कि कितने राइट्स हैं, क्या लिमिटेशन है, कितना यूज कर सकते हो, क्या क्या कर सकते हो, कितने समय के लिए कर सकते हो, ये सब आपको चेक करना है। ओरिजिनल ओनर के वाईसी डॉक्यूमेंट, जो उसका ओरिजिनल ओनर, आपको उससे बात करनी है। मैं तो ये सजेस्ट करूंगा आप एक बार बात करो। अगर कल को कोई आकर के बोल रहा है कि मेरे पास पावर ऑफ अटर्नी, ये देखो मैं इस प्रॉपर्टी का मॉर्गेज कर सकता हूँ, सच में उसमें लिखा हुआ है कर सकता है, पर आप एक बार ओनर से बात जरूर कर लो कि ऐसा ऐसा हो रहा है, आप ओके हो, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उसकी भी सहमति ले लो। हो सके तो एनओसी भी ले, हो सके तो ले लो। केवाईसी एंड बाकी डॉक्यूमेंट्स तो ले ही लो, कि आपको पता रहे कि भाई उसने सहमति दी है। यूटिलिटी बिल, रजिस्टर्ड एग्रीमेंट टू सेल इफ एप्लीकेबल, कन्वर्जन टू सेल डीड। अब ये प्रॉपर्टी अवॉइड करना है, मैं तो सीधा बोलूंगा आप ये पावर ऑफ अटर्नी की प्रॉपर्टीज को थोड़ा अवॉइड करिए। अगर करना पड़ रहा है तो फिर थोड़ा सा लग के थरली इसमें चेकअप करिए, मतलब लीगल वाले के साथ बात करिए, इस पे ध्यान दीजिए, कहीं कुछ गड़बड़ होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं इसकी प्रॉपर्टी। अब कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स हैं जो इन सारी डीड्स के साथ कॉमन है, ये हर डीड पे चाहिए ही चाहिए। कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट है वो मैं आपको अलग से बता देता हूँ। लेटेस्ट इलेक्ट्रिसिटी वाटर बिल, अगेन जो ऊपर बता रहे थे यूटिलिटी बिल, उसी की बात हो रही है। क्यों चाहिए? पर्पस, एड्रेस एंड ऑक्यूपेंसी प्रूफ, एड्रेस और ऑक्यूपेंसी प्रूफ हो जाती है इससे। पीटीआर, प्रॉपर्टी ओनरशिप, ओनरशिप एंड म्युनिसिपल कंप्लाइंस की प्रॉपर टैक्स भर रहा है, ये आपका चेक हो जाएगा। चेन ऑफ डॉक्यूमेंट 30 ईयर्स, 30 ईयर्स ज्यादा है, अगर आपको लग रहा है गवर्नमेंट बैंक में जरूरी है तो फिर चाहिए, अदरवाइज 13 साल का चल जाता है। स्टेबलाइजिंग टाइटल फ्लो, पुरानी चेन चेक करने के लिए टाइटल कहाँ से क्या ट्रांसफर हुआ, इसकी वजह से आपको चेन डॉक्यूमेंट्स चाहिए, हर तरह की प्रॉपर्टी की बात हो रही है यहाँ पे। म्यूटेशन डॉक्यूमेंट, अगेन नामांतरण की लोकल बॉडी रिकॉर्ड चेंज, ये जो लोकल बॉडी जो आपकी वहाँ पे लोकल अथॉरिटी है, रजिस्ट्रार ऑफिस होता है, वहाँ पे ट्रांसफर हो गया है या नहीं, ये प्रॉपर्टी अगर ए ने बी को बेची थी तो बी के नाम पे दिखने लगी है या नहीं, ये उसका सर्टिफिकेट, म्यूटेशन डॉक्यूमेंट। खसरा खतौनी, लैंड डिटेल से ऑनलाइन आप चेक कर सकते हैं, ये खसरा चेक कर सकते हैं कि उसके नाम पे ट्रांसफर हो गई है या नहीं, उसके नाम पे दिखने लगी है या नहीं। बिल्डिंग परमिशन, कंस्ट्रक्शन अप्रूवल, ये कंस्ट्रक्शन के केसेस में ज्यादा रहता है। बिल्डिंग परमिशन इंपॉर्टेंट है, मैप इंपॉर्टेंट है, अप्रूव्ड मैप इंपॉर्टेंट है। कंप्लीशन सर्टिफिकेट इफ न्यू अथॉरिटी अप्रूव्ड कंस्ट्रक्शन, अगर कोई प्रॉपर्टी है जिसपे कंस्ट्रक्शन चल रहा था तो आप कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं, भाई कंप्लीट हो गई है। सोसाइटी एनओसी रिक्वायर्ड इन सोसाइटी फ्लैट्स, ये उनकी बात हो रही है जो लीज होल्ड प्रॉपर्टी की, लीज होल्ड प्रॉपर्टी है, सोसाइटी ओन्ड फ्लैट है, कि वहां पे एनओसी चाहिए मॉर्गेज करने के लिए। अथॉरिटी एनओसी, लीज होल्ड, अगेन वही एनओसी की बात हो रही है। कन्वर्जन लेटर, लीज टू फ्री, कन्वर्जन लेटर जो लीज वाले से फ्री में आई थी, कन्वीनियंस स्टेट, लीज होल्ड से फ्री होल्ड में ट्रांसफर हुई थी, वहां पे कन्वर्जन लेटर बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहिए ही चाहिए। डेथ सर्टिफिकेट इफ हायर केस, डेथ सर्टिफिकेट कहाँ पे चाहिए कि अगर फादर एक्सपायर हो गए, मदर एक्सपायर हो गई है,
अब वो प्रॉपर्टी बच्चों के नाम पे ट्रांसफर हो गई तो उनका अपन को डेथ सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट करना है। लीगल हायर सर्टिफिकेट कंफर्मिंग ओनरशिप राइट। लीगल हायर वही कि अगर दो चार भाई हैं और एक लोन ले रहा है तो बाकियों का अपन को लीगल हायर सर्टिफिकेट चाहिए, या तो वो भी डील पे आएंगे। तो वो भी डील पे आ जाए तो हमें सहमति ऑटोमेटिक मिल गई, भाई डील पे आ रहे हैं तो पता ही है कि भाई मॉर्गेज कर रहा है। हालांकि बात तो अपन करते हैं तब भी, पर अगर नहीं आ रहे हैं किसी कारण से तो उनका एक लीगल हायर सर्टिफिकेट चाहिए कि आपको कोई आपत्ति नहीं, लीगल हायर एनओसी भी कह सकते हो। फैमिली ट्री फॉर इंसेंशनल सेट प्रॉपर्टी, फैमिली ट्री चेक कर लेना है वहाँ पे क्या कैसा है। कंस्ट्रक्शन एस्टिमेट इफ अंडर कंस्ट्रक्शन केस, अगर कोई प्रॉपर्टी है जो कि बन रही है, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है, तो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन एस्टिमेट बहुत इंपॉर्टेंट। इस प्रॉपर्टी में कितना खर्चा आने वाला है, कितना टाइम लगेगा, कितना पैसा लग चुका है, कितना लगने वाला है, सारा कुछ आपको कंस्ट्रक्शन एस्टिमेट में देखने को मिल जाएगा। साइट फोटोग्राफ, ये तो आप लेते ही प्रॉपर्टी की फोटोज, लोन डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट चाहिए चाहिए। अब ये इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट नोट्स फॉर क्रेडिट मैनेजर, ज्यादा नहीं लिखा मैंने, चार पांच चीजें। अब इतनी चीजें एक्सप्लेन किया तो आपको एक आइडिया लग गया होगा कि किस किस तरह की प्रॉपर्टी आती है, क्या चेक करना है, कौन सी इजी टू मॉर्गेज है, कौन सी थोड़ा सा हार्ड टू मॉर्गेज है। हार्ड मीन्स कि आपको ज्यादा उसमें चेक करना पड़ेगा, थोड़ा थर्डली चेक करना पड़ेगा, जैसे जीपीए हो गया, ऐसी प्रॉपर्टीज। Important notes for credit manager: never proceed without registered sale deed except government one। जितने भी तरह की डीड अपन ने डिस्कस की वो रजिस्टर्ड ही होनी चाहिए, एक्सपेक्ट गवर्नमेंट अलॉटमेंट लेटर की जो बात कर रहे थे, उसको आप लेकर के केस डिसबर्स कर सकते हो, क्योंकि गवर्नमेंट ने अलॉट किया है, उसके बाद फिर रजिस्ट्री हो ही जाएगी, आपको मॉर्गेज करते टाइम रजिस्ट्री ही मिलेगी वहां पे। तो आप अलॉटमेंट लेटर के बेस पे केस अपना अप्रूव सैंक्शन डिसबर्स ये सब करवा सकते हैं। अवॉइड जीपीए केसेस अनलेस अनलेस रेगुलाइज, अगेन वही बात हो रही है कि जीपीए को अवॉइड ही करो। इन लीज होल्ड केसेस एनओसी एंड अथॉरिटी ट्रांसफर प्रूफ इज मैंडेटरी। लीज होल्ड केसेस में आपको एनओसी लेनी ही लेनी है, और अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई है कन्वीनियंस डीड वाला केस, तो वहां पे आपको ट्रांसफर प्रूफ भी चाहिए। इन फैमिली ओन्ड प्रॉपर्टी इंश्योर क्लियर लीगल हायर डॉक्यूमेंट, फैमिली ओन्ड प्रॉपर्टी में लीगल हायर्स के क्लियर आपको डॉक्यूमेंट चाहिए। लीगल हायर्स के कि तो कितने लीगल हायर हैं इस प्रॉपर्टी। जैसे फॉर एग्जांपल मदर के नाम पे प्रॉपर्टी है तो उनके तीन बेटे हैं, तो तीनों उस प्रॉपर्टी के लीगल हायर कहलाएंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए, इसका आपको क्लियर लीगल हायर डॉक्यूमेंट चाहिए। इफ बिल्डिंग इज अंडर कंस्ट्रक्शन चेक मैप कॉस्ट साइट फोटो, अगेन अगर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है तो अप्रूव्ड मैप चाहिए, बिल्डिंग परमिशन कितनी है, अप्रूव्ड मैप की क्या पास हुआ है इसका नक्शा। कॉस्ट कॉस्ट मीन्स यहाँ पे बात कर रहा है कंस्ट्रक्शन एस्टिमेट की, कितना खर्चा आएगा इसे बनाने। साइट फोटो जैसे जैसे बनती जाएगी तो साइट फोटो आप मंगाते ही वैसे ट्रांचेस छोड़ने के लिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, ये पीडीएफ में आप लोग के साथ शेयर कर देता हूँ, लिंक रहेगा डिस्क्रिप्शन में। एक बार इसको रीड आउट करना, कहीं पे कुछ प्रॉब्लम आए, कुछ समझने में दिक्कत आए, कमेंट करना, अपन रिप्लाई करेंगे उसका और आपको प्रॉपर इसका जवाब मिलेगा। बहुत बड़ी हो जाती है ये वीडियो क्योंकि ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एक एक करके अगर हम जाएंगे तो एक टॉपिक में आधे घंटे लग जाएंगे समझाने में। तो आप इसको देखिए, इसके बारे में रिसर्च करिए, लीगल आपके यहाँ पे जो लीगल मैनेजर्स हैं उनसे डिस्कस करिए अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है। स्टिल अगर कोई डाउट है या कोई इशू है, कोई नहीं है बताने वाला, तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपका इसमें जवाब दूंगा प्रॉपर। यही थी आज की हमारी वीडियो। उन लोगों के साथ जरूर शेयर करिए जो अभी नए आए हैं इस फील्ड पे, जिनको प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स में बहुत कंफ्यूजन, ये बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक है, ये एक दिन में सीखा ही नहीं जा सकता। या कुछ जो 6 महीने का एक्सपीरियंस है, किसी को साल भर का है, 2 साल का है, तो मत एक्सपेक्ट करिए कि उसे ये सारी चीजें पता हो, नहीं बहुत दिक्कत आती है, करके ही सीखता है आदमी। तो आप इसका यूज करिए, उन लोगों के साथ शेयर करिए, और फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।